हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सबके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये नोटिफिकेशन लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के लिए है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके आमंत्रित किए जाते हैं। ओके, और इन विषयों पर आप देख सकते हैं, इन विषयों पर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और उसके साइड में नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो आप सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ ये दिख जाएगी कि हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में बच्चों आपके पास 82 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये 82 पोस्ट आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी में डिवाइडेड हैं। राइट हैंड साइड आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको गिवन है। आप देख सकते हैं फॉर 82 सीट्स में आपके दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सीट्स इन फिजिक्स कैटेगरी। ओके, तो आप ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर 26 कॉलम्स हैं, 26 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किसमें कितनी सीट्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एब्रीविएशंस यूज दिया हुआ है, जहाँ पर आप ऊपर जो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या कौन सी शॉर्ट फॉर्म किसके लिए स्टैंड करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों आपका ये लिखा है कि अन्य राज्यों के आवेदकों का उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान के नहीं हैं, मूल निवासी राजस्थान के नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में हो, उनको जनरली कंसीडर करा जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य के बाहर की महिला जो विवरोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो महिला शादी के बाद अपने राजस्थान की मूल निवासी बन जाती हैं तो उन्हें भी इसका फायदा नहीं होने वाला है। उन्हें भी अब अनारक्षित कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा, अप्लाई करना होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्रम अनुसार दिया गया है कि किसकी कितनी एलिजिबिलिटी है। तो अब अपना हम ये देखते हैं कि फिजिक्स का देखिए बच्चों, आपका ये 14th नंबर है। 14th नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 6 से 20, तो 14 इसमें लाई करेगा। तो इसके लिए बच्चों ये एलिजिबिलिटी कंडीशन ये रही, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी हो, एजुकेशन इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो ये चीज़ बच्चों आपकी आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपका वेतन कितना होने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल 12 ग्रेड पे आपको 4800 4800 मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आपका और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा वकाल में आपका नियत मासिक वेतन फिक्स पे तो दे होगा। ओके, तो फिक्स पे तो आपको मिलने ही वाला है, साथ में ये ग्रेड पे आपको इतना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और दी गई है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो शैक्षणिक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही ये पार्ट है। आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे पास कर चुके हैं, जो बच्चे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अंतिम वर्ष में भी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब परीक्षा से पूर्व आपको प्रूफ देना होगा अपनी डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर आपकी आयु सीमा है दिनांक 1/1/2023 के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग 21 से 40 वर्ष तक आप हो सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ओके, अब हम नीचे देखते हैं कि भाई कितना आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज में। ओके, तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, तो मेल कैंडिडेट जो हैं एससी एसटी और बीसी क्लासेस के, तो वो आपके यहाँ पर 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं वुमेन कैंडिडेट्स की बात करूँ, सेम कैटेगरी की शेड्यूल कास्टेज, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है राजस्थान के, तो उनके लिए बच्चों 10 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है अगर आप इन केस ऑफ अ विडो तो आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट देना होगा द डेथ ऑफ योर हस्बैंड
और अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा आपके डाइवोर्स का। तो अधिक उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी आयु में अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो उसके नीचे अगर हम और देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। तो बच्चों ये भी आपकी क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से बच्चों चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब आपका कंपटीशन एग्जाम जो है उसके अकॉर्डिंग आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा। ओके, उसके बाद अगर हम परीक्षा का स्थान एवं वहां देखें तो इसमें लिखा है परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका स्थान और तिथि क्या होने वाली है। ओके, अब अगर परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है आपका उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा बच्चों आयोजित की जाएगी और उसी रूप में ली जाएगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाती है। तो विस्तृत पाठ्यक्रम जिसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपका कंपटीशन पेपर आपका होने वाला है, वो आपको उनकी वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। ओके, तो अगर हम आवेदन की अवधि देखें तो बच्चों आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं 5/5/2022 यानी कि 5 मई से, और आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं 4 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक। और आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर https://rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर आवेदन करना है। और अगर आप दूसरी वेबसाइट की बात करें तो ये भी rpsc.rajasthan ये sso.rajasthan.government.in पर जा सकते हैं। तो 2 वेबसाइट हैं बच्चों, इन पर किसी पर भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये SSO पोर्टल है और ये RPSC पोर्टल है, तो आप इन पर किसी पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर लिखा भी है कि आप लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर और परीक्षा का आधार कार्ड और ये पैन कार्ड और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें रजिस्टर करने होंगे। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर और ये परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका हुआ है उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालें बिल्कुल सही हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। ओके, क्योंकि इसके बाद आपका संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर एप्लीकेशन आईडी जनरेट करना होगा। तो जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर बच्चों पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये भी लिखा है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र अवश्य रूप से प्राप्त होगी। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है कि आपको अगर आपको आवेदन पत्र आपने भर दिया है, ओके, और आपके बाद पेमेंट भी कर दी गई है, तो एप्लीकेशन आईडी आपको जरूर जनरेट होगी। अगर एप्लीकेशन आईडी किसी केस में आपकी नहीं जनरेट हुई है तो इसका मतलब ये है आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। यदि या तो ऐसा हो सकता है आपकी पेमेंट पूरी ना हुई हो, या फिर आपकी त्रुटि हो सकती है, कोई फॉर्म में कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप आवेदन पत्र के प्रीव्यू को दिखाकर उनसे ये बोलेंगे कि मेरा जमा हो गया है फॉर्म, तो वो नहीं माना जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी एप्लीकेशन आईडी जरूर जनरेट हो जाए। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्पष्टता से पूर्वक से दें। तो बच्चों, जब आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले आपके पास जो भी डिग्री है उसका आपको प्रूफ सही से देना है, क्योंकि आवेदन के बाद अगर आप कोई डिग्री बताएंगे उन्हें तो वो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद वो आपकी डिग्री को नहीं मान्यता देंगे। तो आवेदन पत्र भरने से पहले की जो भी आपकी डिग्रियां हैं वो आप वहां पर विवरण दे दें, वही मान्यता होगी उनकी। ओके बच्चों, देखिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ये जो चीज लिखी गई है यहाँ पर, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं जेंडर अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। तो बच्चों, नाम, जन्म तिथि, लिंग और अतिरिक्त अन्य त्रुटि
संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा है कि अगर आपको आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। तो या तो अवधि के दौरान आपको संशोधन करना हो तो, या फिर अवधि के बाद यानी कि आवेदन पत्र खत्म होने के बाद अगर आपको उसके 10 दिन के अंदर आप संशोधन कर देते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। 500 रुपये फीस देनी होगी अगर आपको मॉडिफाई करानी है अपनी डिटेल्स। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात अब बच्चों ये है कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग ये आपके चेंज नहीं हो पाएंगे। बाकी आप सब चीज़ अपना चेंज कर सकते हैं 500 रुपये देकर। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें तो ये भी लिखा है कि ऑनलाइन के एडिट के लिए भी आपका पोर्टल खोला जाएगा। तो परीक्षा घोषित करने से पहले आपका 45 दिन के पूर्व 45 दिन बच्चों एग्जाम की डेट आने से 45 दिन पहले आपका ये 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट खोला जाएगा। ऑनलाइन एडिट पोर्टल, उसमें आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी आपने अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी है तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंक के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें बच्चों नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पर फोटो और ये हम देख सकते हैं ये आप नहीं बदल पाएंगे, बाकी आप सब चीज़ चेंज कर सकेंगे। और सबसे एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिखी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपने वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरी हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और इसमें किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। तो बच्चों ये चीज़ें अपना ध्यान से भरें। बाकी सब चीज़ें आपकी मॉडिफाई हो सकती हैं 500 रुपये देकर, पर ये नहीं हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम स्कीम और सिलेबस की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्कूल लेक्चरर के लिए, तो एग्जाम बच्चों आपका 450 मार्क्स का होने वाला है। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 150 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। पहले पेपर की ड्यूरेशन 1.5 घंटा रहने वाली है, 1.5 आवर, और सेकंड पेपर की ड्यूरेशन आपकी 3 घंटा रहने वाली है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है यहाँ पर आपकी, हर एक गलत आंसर के लिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। तो बच्चों मिनिमम आपके दोनों पेपरों में अलग अलग अगर बात करें हम, तो ईच पेपर में आपके 40% तो मार्क्स होने ही चाहिए, साथ में आप कट ऑफ भी क्लियर करने चाहिए जो आपकी कट ऑफ निकलेगी। ओके, तो अब यहाँ पर देख लिए, पेपर 1 जनरल स्टडीज है, सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये आपके पेपर 1 में जनरल स्टडीज में आने वाले हैं, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 में सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक तो 12th लेवल पर आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल पर टेस्ट करेंगे, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर टेस्ट करेंगे, चौथा आपका होने वाला है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। ये आपका पेपर 2 होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके स्पोर्ट्स वालों के लिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर बच्चों हम फीस की बात करें, परीक्षा शुल्क की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और राजस्थान की जो क्रीमी लेयर में आती हैं, और उनके लिए आपकी 350 रुपये फीस होने वाली है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो हैं और अति पिछड़ा वर्ग जो हैं, EWS के अंदर जो आते हैं, उनके लिए 250 रुपये फीस होने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो SC ST उनके लिए आपकी, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है सालाना, तो उनके लिए आपकी 150 होने वाली है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं इनकी अनुसूचित जनजाति में 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहारिया आदिम जाति के आवेदक हुए तो उनके भी 150 रुपये होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान राज्य से अलग जो भी वहाँ पर अप्लाई करेंगे RPSC में, इसमें स्कूल लेक्चरर के लिए, उन सबको आप वो जनरल ही मानेंगे। राजस्थान से अलग अगर आप किसी भी स्टेट के हैं और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल मानकर ही आपकी फीस को लिया जाएगा। ओके, यानी कि आपकी 350 रुपये ही फीस होगी अगर आप दूसरी स्टेट्स के हैं। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप बच्चे भरें तो अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर उसमें सही से डालें,
क्योंकि एक बार अगर आपने डाला तो उस पर ही आपकी नोटिफिकेशन और एसएमएस से जो भी आपको अपडेट्स होंगी वो आने वाली हैं। अगर आप बदलते हैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल तो उस केस में आपको इन्हें सूचित करना होगा, यहां पर लिखा है। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है बच्चों, अगर कोई गलती त्रुटि पाई जाती है तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। अगर आपकी कोई गलती आपको पता लगी है या फिर आपने कुछ चेंज करा है नंबर वगैरह तो आप उसको नोटिफाई करें इनको। और यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी आवेदन पत्र में कुछ गलती है तो यहाँ पर आप उसको जरूर संशोधन कर लें, मॉडिफाई कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसमें सिर्फ आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है, जो महिलाएं विवाहित हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रमाण पत्र होंगे जो कि उनकी कैटेगरी वाले होंगे, वो सब उनके पिता के नाम और निवास स्थान और उनकी आय, यानी कि जितनी आपकी फादर के नेम और फादर के जहाँ पर वो रहते हैं वो, और उनके ही इनकम के ऊपर मान्यता दी जाएगी। पति के नाम, निवास स्थान और आय पर उनके जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए ध्यान रखें, यहाँ पर पिता का ही नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड होने वाला है, क्योंकि पिता के नाम और उनके ही निवास स्थान और आधार पर आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप से नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो आप जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे वहां पर वो उसमें आपका पिता के नाम यानी कि फादर के नेम, उनके निवास स्थान और आय के आधार पर ही कैटेगराइज होगा। आपके पति के नाम और निवास स्थान और आधार पर आपको जारी प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। ये बात यहाँ पर लिखी है। ओके, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा लेटर, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो ये था हमारा आरपीएससी का नोटिफिकेशन।